हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से जो भी फैक्ट निकल कर आएगा उस फैक्ट को भी बताऊंगा। बस आप वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा। चलिए आप देरी न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला आता है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आत्मनिर्भर रोजगार का अभियान शुरू किया है। तो देखिए ये जो क्या है, आत्मनिर्भर रोजगार अभियान का जो शुभारंभ किया है ये उत्तर प्रदेश राज्य में किया है। अब देखिए थोड़ा और उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो सीएम हैं ये योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं वर्तमान में। और देखिए यहाँ की विधानसभा सीटें 404 हैं, यानी कि 403 प्लस 1। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें 80 हैं और यहाँ पर राज्यसभा की सीटें 31 हैं। ठीक है भाइयों, अब देखिए और थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। देखिए इसका जो शुभारंभ किया है ये किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले सामान्य सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान के केंद्रों के द्वारा इस कार्यक्रम से जोड़े जाएंगे। अब देखिए जिले आया है, इसमें जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो भैया उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75। नेक्स्ट आगे आता है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। देखिए यह अभियान मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर केंद्रित है। तो देखिए ये जो है, ये जो अभियान है भैया ये रोजगार उपलब्ध कराएगा जो लोग प्रदेश से कोरोना काल की वजह से अपने घर आके लौटे हैं, तो उनको रोजगार प्रदान कराएगा। सेकंड नंबर है स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देगा। और थर्ड नंबर है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक संघों एवं अन्य संगठनों के साथ भागीदारी करना है। देखिए वो थोड़ा दिया है कि कोविड-19 महामारी के कारण 30 लाख मजदूर देश के विभिन्न भागों से उत्तर प्रदेश में लौटे हैं। राज्य में 31 ऐसे जिले हैं जहां लॉकडाउन के दौरान 25,000 से अधिक मजदूर अपने घर पर लौटे हैं। ठीक है, अच्छा कि इस योजना का शुभारंभ जो किया है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आईएएस सिविल लिस्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है। देखिए भाइयों ये जो केंद्रीय मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में अभी आईएएस सिविल लिस्ट का संस्करण जारी किया है। और यह कौन सा संस्करण है यह बताना है आपको भाइयों। तो ये संस्करण है हमारा 65वां। ये संस्करण क्या है? 65वां संस्करण है। आइए थोड़ा जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए दिया है इसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईएएस सिविल सर्विस लिस्ट 2020 जारी की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आईएएस सिविल लिस्ट 2020 जारी की, साथ ही इसका ई संस्करण भी लॉन्च किया है। यह आईएएस सिविल लिस्ट का 65वां और ई सिविल सूची का दूसरा संस्करण है। देखिए अगर ई सिविल सूची का आता है तो यह दूसरा संस्करण है और वह सिविल लिस्ट का 65वां संस्करण है। यह सूची उपलब्ध प्रोफाइल के आधार पर सही असाइनमेंट के लिए सही अधिकारी का चयन करने में मदद करेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें कि अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। देखिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था भाइयों, इसका आंसर बताना है आपको। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 2015 को इसका प्रारंभ किया गया था। 2015 को अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन प्रारंभ किया गया था भाइयों। अब देखिए और थोड़ा डिटेल जानते हैं इसके बारे में। यह दिया है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत की 5वीं वर्षगांठ, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, स्मार्ट सिटीज और अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर वेबिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई है। देखिए ये जो बताया है कि 1 करोड़ मकानों की मंजूरी दी गई है, ये कहा है शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है। आगे दिया है इसमें जिनमें से 65 लाख का निर्माण कार्य चल रहा है और 33 लाख बन जाने के बाद लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। देखिए 33 लाख जो है मकान दिए जा चुके हैं और 65 लाख का कार्य निर्माण चल रहा है अभी।
देखिए वो थोड़ा नीचे देखते हैं कि अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन योजना, जिसको हम आमरूट बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए यो इसे जून 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए ये जो है आमरूट योजना यानी कि अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन जो है ये भैया 15 जून 2015 को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें बुनियादी ढांचे की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो शहरी पुनरुद्धार परियोजनाओं को लागू करके शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त मजबूत सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। देखिए आगे आता है क्वेश्चन यह है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय, तो भाई ये जो है हमारा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में। अब देखिए और थोड़ा जानते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। देखिए भाई ये दिया है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। देखिए भाई अभी जो है जो हमारे परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्चिंग किया है। देखिए इन्होंने एक अभी एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। ये इसका शुभारंभ किया है जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने। और देखिए आगे जाके इस मोबाइल ऐप का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में लॉन्च डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कम्यूटिंग की ई रक्तकोष टीम ने किया था। आगे आता है कि रक्तदान ऐप डिजिटल इंडिया योजना के रक्त से संबंधित सेवाओं तक लोगों की पहुंच का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस ऐप के द्वारा एक बार में ब्लड से 4 यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है। ज्ञातव्य है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। देखिए ये जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, ये रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। अब देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी है ये क्या चीज़ है, इसको बारे में और थोड़ा जान लेते हैं भाइयों। देखिए ये जो है देखिए ये हमारे परिवार। अब देखिए भाइयों ये जो दिए हैं हमारे, देखिए भाई ये इमेज दी है, ये दी है परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की है, ठीक है। देखिए इसके आप थोड़ा जानते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, ये क्या है। तो ये भारत में मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है। यह इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट का हिस्सा है। देखिए ये जो है जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है और रेड क्रिसेंट मूवमेंट का एक प्रकार का हिस्सा है। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है भाइयों। इससे इतना ही बनता है। चलिए चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आता है भाइयों हमारा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। देखिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है भाइयों, ये मनाया जाता है 26 जून को। अब चलिए और जानते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में। ये दिया है कि 26 जून नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए 26 जून को हर साल ड्रग्स दुर्व्यवहार और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिए ये जो है जितने भी प्रकार से ड्रग्स का जो दुर्व्यवहार किया जाता है या अवैध व्यापार किया जाता है, इसके उन्मूलन को रोकने के लिए हर वर्ष 26 जून को यह दिवस मनाया जाता है। देखिए आगे आता है कि 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। देखिए भाइयों ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ, ये 7 दिसंबर 1987 से निर्णय लिया था। ये निर्णय लिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है कि अब देखिए थोड़ा और डिटेल इसके आगे। इस वर्ष दिन का उद्देश्य विश्व दवा समस्या की समझ में सुधार करना है और बेहतर ज्ञान स्वास्थ्य
शासन और समाज पर इसके प्रभाव को निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ावा देना है। और थोड़ा देखते हैं, देखिए नवीनतम विश्व ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2018 में दुनिया भर में लगभग 269 मिलियन लोगों ने ड्रग का इस्तेमाल किया, जो कि 2009 की तुलना में 30% अधिक है। देखिए जो ड्रग्स है ये और अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में। थीम जो है 2020 की बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान। देखिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन हमारा यह आएगा यहाँ से, देखो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हमारा नस्लीय दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है हर साल किसने मनाया है, तो है ठीक है, लेकिन नस्लीय दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो थीम है 2020 की, ये थीम क्या है भाई? थीम जो है देखो हमारी, तो थीम जो है हमारी ये है बेहतर देखभाल और बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान। ठीक है, ये हमारी थीम है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा आगे। क्वेश्चन दिया है भैया इसमें, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों में इनमें से कौन सा राज्य सम्मानित किया गया है? देखिए भाई ये टीबी उन्मूलन कार्यक्रम 2019 के तहत है, ये सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? तो ये रहा है भैया गुजरात राज्य का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है टीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के तहत 2019 में। ठीक है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है? गुजरात का। इसमें देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में स्थित सांची उपक्रम ने कोरोना किट लॉन्च किया है? देखिए भाई कि हाल ही में किस राज्य में स्थित सांची उपक्रम ने कोरोना किट लॉन्च किया है भैया? किस राज्य में है ये? तो ये है भैया केरल राज्य में। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं भैया। डिटेल दी है इसकी कि केरल स्थित सांची ने कोरोना किट लॉन्च किया है। देखिए भाई केरल में एक सांची है, ठीक है, इसने जो है कोरोना किट लॉन्च किया है। हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित सांची ने कोरोना किट लॉन्च किया है। इस किट में कपड़े के 2 मास्क, एक जोड़ी कपड़े के दस्ताने, कान रक्षक, मास्क आकार समायोजक, एक रंगीन स्ट्रिंग थैली, कोरोना कुंजी आकार की संरचना जो स्पर्श सतहों से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण है, और एक कपड़े का तौलिया तब सभी को एक साथ पैक किया है। कोविड-19 के प्रकोप ने कई व्यापारिक उद्यमों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए अवसर दिया है। देखिए और थोड़ा जानते हैं, देखिए थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। ये जो दिया है देखो, ये जो है कोरोना किट ये है भैया। देखिए ये दस्ताने हैं इसके, ये मास्क हैं 2, और भाई ये रुमाल है इसमें। ठीक है, ये सब सामग्री दी है इसमें। अब देखिए और थोड़ा देखते हैं कि कोविड-19 के प्रकोप ने कई व्यापारिक उद्योग, देखिए ये तो हो गया। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं। ऐसे में तिरुवनंतपुरम स्थित सांची जो पर्यावरण के अनुकूल जूट और कपड़े के थैले बनाने के लिए जाना जाता है, उसकी यह पहल सराहनीय है। शहर के बाहरी इलाकों में बेंजारा मुडू में और इसके आसपास रहने वाली महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से मास्क और दस्ताने जैसे उत्पाद सिले जाते हैं, जिससे उन्हें भी रोजगार की प्राप्ति हुई है। अब देखिए भाई आगे क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन है भैया कि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पंचायत को वित्त आवंटन के संबंध में निम्न इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए भाई ये पंचायत को वित्त आवंटन के संबंध, देखिए पंचायत का वित्त आवंटन किया गया। ठीक है, ये किस प्रकार से किया गया, इसमें 2 कथन दिए हैं, ये बताने सही है गलत है। ठीक है भाई, पहला कथन है इसमें कि देश में पंचायतों को 2026 तक 10 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्या कथन सही है? अभी कथन नंबर 2 दिया है कि पंचायत को किए गए आवंटन 13वें और 14वें आयोग के बीच 3 गुना हो गए थे। तो देखिए भाई दोनों ही तर्क क्या है हमारे सही हैं। ठीक है, देश में पंचायतों को 2026 तक 10 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा कथन सही है पंचायत को वित्त आवंटन के संबंध में। और एक ये पंचायत को किए गए आवंटन 13वें और 14वें आयोग के बीच 3 गुना हो गए थे। ठीक है, ये भी ठीक है हमारा, 3 गुना हो गए थे भाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अभी थोड़ा और डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया है, थोड़ा भी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल दी है इसमें कि देश में पंचायतों को 2026 तक 10 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त पोषण की वृद्धि के तहत 2026 तक 10 लाख करोड़ रुपए दिए जाने का निर्णय लिया है।
ठीक है भाइयों, कि 15वें वित्त आयोग के एक साथ बैठक में मंत्रालय ने 14वें वित्त आयोग के तहत आवंटित 2 लाख करोड़ की तुलना में 2020-21 से 2025-26 अवधि के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है। और देखते हैं आगे, यह भी ध्यान देने योग्य है कि पंचायत को किए गए आवंटन 13वें और 14वें के आयोगों के बीच 3 गुना हो गए थे। इस आवंटन का उपयोग मुख्य रूप से निम्न कार्यों के लिए किया जाएगा। देखिए, पहला है हमारा सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए और पीने के पानी की आपूर्ति के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। देखिए, आगे क्वेश्चन आता है हमारा, ये हाल ही में किस देश की राजधानी में पहले हिंदू मंदिर की नींव रखी गई है। ठीक है भाई, बताओ। देखो, तो ये जो है यानी कि किस देश की राजधानी में पहले हिंदू मंदिर की नींव रखी गई है भाइयों। तो देखिए, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर की नींव रखी गई है भाइयों, इस्लामाबाद में। देखिए, और थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ये दिया है कि इस्लामाबाद के पहले हिंदू मंदिर की नींव रखी गई है। हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर की निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई है। यह इस्लामाबाद का पहला हिंदू मंदिर है। यह मंदिर पाकिस्तान की राजधानी में 20,000 वर्ग फुट के प्लॉट पर बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा है। ठीक है भाइयों, इस मंदिर का जो नाम है ये श्री कृष्ण मंदिर है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान के लिए यह मंदिर बनाया जा रहा है। आगे है कि मंदिर परिसर में एक शमशान स्थल भी होगा। इसके अलावा अन्य धार्मिक संस्कारों के लिए अलग अलग संरचनाओं के लिए जगह होगी। देखिए, और जानते हैं थोड़ा सा। इस्लामाबाद और इसके आसपास के क्षेत्रों में 1947 से पहले कई मंदिर संरचनाएं थीं, जिनमें सैदपुर गांव, रावल झील के पास कोराक नदी के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। हालांकि उन्हें छोड़ दिया गया और उसका उपयोग नहीं किया गया था। ठीक है भाइयों, 2 मंदिर ये पहले हैं, इनका जिक्र किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगागू विकसित किया है भाइयों। तो देखिए, ये जो है जापान ने विकसित किया है। ठीक है, अब देखिए और थोड़ा जानते हैं। देखिए, जापान की जो राजधानी है ये क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, अब देखिए और थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए और थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगागू जापान द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है भाई, ये रखना है कि नाम क्या है इसका, फुगागू नाम है, फुगाकू। तो हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान द्वारा विकसित किया गया है। यह अप्रैल 2021 में लॉन्च के लिए तैयार होगा, यानी कि इसकी जो लॉन्चिंग है भैया ये 2021 अप्रैल में हो जाएगी। रिकेन और फुजिस लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर फुगाकू टॉप 500 सूची में एक सुपर कंप्यूटर बेंचमार्किंग सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। देखिए भाइयों, ये जो है बिल्कुल शीर्ष स्थान पर है। 500 की सूची है, ठीक है, 500 कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर की, उसमें फर्स्ट शीर्ष स्थान पर आया है यह कंप्यूटर फुगाकू जो है। यह प्रसंस्करण स्पीड के मामले में चीन के ऊपर कंप्यूटर सनबे ताईहुलाइट, जिसके द्वारा दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, से कहीं आगे है। देखिए भाई, जो दूसरे स्थान पर है ये क्या है, हमारा चीन के सुपर कंप्यूटर है ये, इसका नाम है सनबे ताईहुलाइट। देखिए, ये दूसरे स्थान पर है हमारा सुपर कंप्यूटर जो है ये चीन का है, सनबे ताईहुलाइट, ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये फुगाकू जो है इससे कई गुना आगे है। ये जो इसका जो स्थान है कई गुना इससे आगे, यानी कि इसका जो स्थान है दूसरा स्थान है, और ये जो कंप्यूटर है हमारा फुगाकू, ये इससे सनबे ताईहुलाइट से कई स्थान आगे है। ठीक है, ये वाला ये जो कंप्यूटर है फुगाकू। देखिए और जानते हैं थोड़ा कि फुगाकू ने एआई अनुप्रयोगों का उपयोग करके पूर्ण किए गए कार्यों के लिए अपनी प्रदर्शन क्षमताओं के आधार पर रैंक किए गए सुपर कंप्यूटरों की सूची में भी शीर्ष स्थान हासिल किया है।